राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान। साहस विमला देवी की तीखी और कड़क आवाज़ आज फिर सुबह सुबह पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। इस घर में तुम्हारी है ही क्या औकात? सुबह से शाम तक मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो और अब हमारे ही फैसलों पर जुबान चलाओगी? तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें यही संस्कार देकर भेजा है क्या? सामने उनकी बहू अंजलि सिर झुकाए खड़ी थी, जिसके हाथों में अभी अभी बनाई गई गर्म चाय की केतली कांप रही थी। अंजलि की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जो उसके गालों से होते हुए फर्श पर गिर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल शांत थी। शादी के पिछले 4 साल उसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं रहे थे, जहाँ हर दिन हर घंटे उसे उसकी औकात और उसके मायके की हैसियत का एहसास कराया जाता था। ससुर रमेश जी हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठे अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे थे, जैसे उनके कानों तक कोई आवाज़ ही न पहुंच रही हो। और अंजलि का पति अमित वहां सोफे पर पैर फैलाए बैठा अपने मोबाइल में व्यस्त था, मानो घर में उसकी पत्नी की अस्मिता और सम्मान का जो तमाशा बन रहा था, उससे उसका कोई लेना देना ही ना हो। अंजलि ने अपनी कांपती हुई आवाज़ को थोड़ा संभाला और बहुत ही धीमी विनम्र आवाज़ में कहा, माँ जी, मैंने बस इतना ही तो कहा था कि इस बार दिवाली पर मैं अपने बूढ़े माता पिता से मिलने उनके घर जाना चाहती हूँ। पिछले 2 साल से मैं उनसे मिली भी नहीं पाई। इससे मेरी क्या इतनी बड़ी गलती हो गई है? विमला देवी का गुस्सा यहाँ सुनकर 7वें आसमान पर पहुँच गया। उन्होंने हाथ नचाते हुए और ऊंची आवाज में कहा, गलती? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम इस घर की बड़ी होकर भी खुद को इस घर की मालकिन समझने की भूल कर बैठती हो। तुम्हारे मायके वालों ने शादी के समय दिया ही क्या था, जो आज तुम इतनी बड़ी बड़ी फरमाइशें पूरी करने की बात कह रही हो? इस घर में रहना है तो एक दासी की तरह चुपचाप पैर दबाकर और सिर झुकाकर रहना सीखो। अगर ज्यादा बराबरी की बात की है तो इसी दरवाजे से बाहर का रास्ता दिखा दोगी। अंजलि ने अपने होठ भींच दिए और उसकी आंखें बंद हो गई। यादों का एक पूरा झोंका उसके दिमाग में तैर गया। शादी के पहले की अंजलि और आज की अंजलि में जमीन आसमान का अंतर था। शादी से पहले अंजलि शहर के एक बड़े कॉलेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी। वह एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और अपने फैसले खुद लेने वाली लड़की थी। उसके पिता ने उसे बड़े नाजों से पाला था और हमेशा एक ही बात सिखाई थी, बेटी, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी किसी के सामने अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना। अंजलि को पढ़ाना बहुत पसंद था। जब वह कॉलेज के पोडियम पर खड़ी होकर लेक्चर देती थी तो सैकड़ों छात्र उसे मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। लेकिन जब अमित का रिश्ता आया तो अमित के परिवार ने बड़ी बड़ी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की चाहिए जो उनके घर को संभाल सके। शादी के ठीक 2 महीने बाद विमला देवी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह नाश्ते की मेज पर विमला देवी ने साफ शब्दों में कह दिया, हमारे खानदान की बहुएं बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाती। तुम्हें जो चाहिए मेरा बेटा अमित लाकर दे देगा। कल से कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पर रहकर घर की जिम्मेदारियां संभालो। अंजलि दंग रह गई। उसने अमित की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा था कि शायद उसका जीवन साथी उसके सपनों और उसकी मेहनत की कद्र करेगा। लेकिन अमित ने चाय की चुस्की लेते हुए बड़े आराम से कह दिया, हाँ अंजलि, माँ ठीक ही तो कह रही है। मुझे भगवान की दया से अच्छा वेतन मिलता है। तुम्हें बाहर जाकर पसीना बहाने की क्या ज़रूरत है? घर पर रहो, आराम करो। अंजलि ने उस समय परिवार की शांति और पति की खुशी के लिए बिना किसी वहम के, बिना किसी बहस के अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसे लगा था कि उसका यह बड़ा त्याग अमित और उसकी माँ के दिलों में उसके लिए प्यार और इज्जत बढ़ा देगा, लेकिन वह कितनी गलत थी, इसका एहसास उसे आने वाले दिनों में होने वाला था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंजलि के त्याग और इस घर के लोगों ने उसकी कमजोरी मान लिया। वह जितना झुकती गई, लोग उसे उतना ही ज्यादा दबाते गए। अंजलि की दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू होती थी। वह उठकर सबसे पहले पूरे घर की झाड़ू पोछा करती, फिर रसोई में जाकर ससुर जी के लिए बिना चीनी की चाय और बादाम तैयार करती।
उसके बाद विमला देवी की पूजा के लिए ताजे फूल लाना, अमित के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करना, दोपहर का खाना, शाम की चाय और रात के बर्तनों को साफ करने तक वह मशीन की तरह चलती रहती थी। इस सब के बीच अगर किसी सब्जी में नमक थोड़ा भी कम या ज़्यादा हो जाता या अमित के कपड़े सही समय पर प्रेस नहीं होते तो विमला देवी पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती थी। वे कहती थी, दिन भर घर में इस एसी की हवा खाती रहती है, फिर भी एक काम ढंग से नहीं होता। पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या सिखाकर भेजा है। अंजलि हर ताना, हर कड़वा शब्द चुपचाप पी जाती थी। उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती थी जब अमित सब कुछ अपनी आंखों से देखकर भी अनसुना कर देता था। एक शाम जब अमित ऑफिस से लौटा और मूड में थोड़ा अच्छा लग रहा था तो अंजलि ने उसके पास जाकर बहुत ही लाचार होकर कहा, अमित मुझसे बस 2 मिनट बात कर लो, मैं अंदर ही अंदर घूट रही हूँ। माँ जी बात बात पर मेरे माता पिता को घसीटती रहती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या तुम माँ जी को समझा नहीं सकते कि वे मुझसे इस तरह बात न किया करें? अमित ने अपना बैग मेज पर पटका और चिल्लाते हुए बोला, अंजलि तुम फिर से वही रोना लेकर बैठ गई। माँ उम्र में बड़ी है, पुरानी सोच की है। अगर उन्होंने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या तुम चुप नहीं कर सकती? वैसे भी तुम घर में रहकर पूरा दिन करती ही क्या हो? कमा कर तो मैं लाता हूँ, इस घर का सारा खर्च मैं उठाता हूँ, तुम्हें बस बैठकर खाना ही तो है। इसलिए माँ की बातों का मुद्दा मत बनाया करो और मुझे शांति से रहने दो। तुम घर में रहकर करती ही क्या हो? पति के मुंह से निकले इन 8 शब्दों ने अंजलि के दिल में भीतर तक सब कुछ झकझोर कर रख दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी 4 साल की सेवा, उसका कैरियर का बलिदान, उसकी रातों की नींद सब कुछ व्यर्थ था, क्योंकि उसकी कोई वित्तीय कीमत नहीं थी। उस रात अंजलि रसोई में खड़ी होकर देर तक रोती रही। जब पूरा घर सो गया तो वह अपने कमरे में आई। उसने अलमारी खोली और सबसे नीचे छिपी हुई अपनी पुरानी सूटकेस को बाहर निकाला। उसने सूटकेस खोला जिसके भीतर उसकी सोने के मेडल, कॉलेज की डिग्रियां, उसकी नियुक्ति के पत्र और कुछ पुरानी तस्वीरें रखी थी। तस्वीरों में अंजलि के चेहरे पर एक गजब का तेज और मुस्कान थी जो आज पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अंजलि ने अपनी डिग्रियों को छुआ जिन पर धूल जम चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे अपने पिता के वो शब्द याद आए कि कभी अपने आत्मसम्मान का सौदा मत करना। अंजलि ने महसूस किया कि वह दूसरों को खुश करते करते खुद को पूरी तरह खो चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब लाचारी नहीं बल्कि एक ठोस और अटूट संकल्प था। वह समझ चुकी थी कि इस घर में चुप रहने का मतलब सिर्फ और अधिक अपमान सहना है। अगली सुबह का सूरज अंजलि के लिए एक नया सवेरा लेकर आया। वह हमेशा की तरह जल्दी उठी। उसने मुस्कुराकर ससुर जी को दवा दी, सास के लिए चाय बनाई और अमित का टिफिन भी पैक कर दिया। लेकिन आज उसके भीतर एक गजब की शांति थी, जैसी तूफान के आने से पहले होती है। दोपहर को जब इमरा देवी पड़ोस की औरतों के साथ सत्संग में गई थी और घर पर कोई नहीं था, अंजलि ने अपने पुराने कॉलेज के वाइस चांसलर सर का नंबर निकाला। उसने गहरी सांस ली और फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठते ही उसने कहा, प्रणाम सर, मैं अंजलि बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से सर की खुश मिजाज आवाज़ आई, अरे अंजलि, कैसी हो बेटा? बहुत दिनों बाद फ़ोन किया। तुम्हारी बहुत याद आती है कॉलेज में। तुम्हारे जैसा इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हमें आज तक नहीं मिला। अंजलि ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, सर क्या कॉलेज में अभी कोई वैकेंसी है? मैं वापस पढ़ाना चाहती हूँ। सर ने तुरंत जवाब दिया, अंजलि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमारे यहाँ एक सीनियर प्रोफेसर की जगह खाली हुई है और नया सत्र अगले हफ्ते से ही शुरू हो रहा है। तुम कल ही आकर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दो। तुम्हारी सीट पक्की समझो। अंजलि का दिल जोर से धड़का। उसने सर को धन्यवाद दिया और फ़ोन रख दिया। उसकी आंखों में महीनों बाद आत्मसम्मान की एक चमक दिखाई दे रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह अब किसी से भीख में इज्जत नहीं मांगेगी, बल्कि अपनी काबिलियत से उसे वापस कमाएगी। उसने अमित या अपनी सास से इस बारे में कोई बात नहीं की थी,
क्योंकि उसे पता था कि जहाँ आपके अस्तित्व को ही नकारा दिया जाए वहाँ इजाज़त मांगने का कोई मतलब नहीं होता। शाम को जब अमित ऑफिस से घर लौटा और विमला देवी भी आ चुकी थी, सब लोग चाय पीने के लिए बैठे थे। अंजलि अपने कमरे से बाहर आई। उसके हाथ में उसकी डिग्रिया वाली फाइल थी। उसने अमित और सास के सामने खड़े होकर बेहद शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं कल से वापस अपने पुराने कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करने जा रही हूँ। यह सुनते ही विमला देवी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। उन्होंने चाय की प्याली को जोर से मेज पर पटका और चिल्लाकर बोली, क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी मर्जी के तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस खानदान की बहू बाहर जाकर नौकरियां नहीं करेगी, तुम्हें घर पर ही रहना होगा। अमित भी सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने कहा, अंजलि, तुम होश में तो हो ना? यह तुम क्या बचकानी बातें हरकतें कर रही हो? घर में किस चीज़ की तुम्हें कमी है? क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देता? क्या तुम्हारे पास पहनने को कपड़े या खाने को अच्छा खाना नहीं है? फिर समाज में हमारी नाक कटवाने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? माँ की बात मानो और यहाँ सब पागलपन बंद करो। अंजलि ने अमित की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, अमित, कमी की पैसों की या कपड़ों की नहीं है मुझे। कमी इस घर में मेरे इंसान होने के एहसास की है। कमी मेरे आत्मसम्मान की है। तुमने और माँ जी ने मिलकर मुझसे मेरी पहचान छीन ली और फिर हर दिन मुझे यह ताना दिया कि मैं इस घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूँ। जब मैं दिन रात काम करती थी तब किसी ने मेरी मेहनत की सराहना नहीं की, तो अब मैं अपनी पहचान, अपना वजूद वापस पाने जा रही हूँ और इसके लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। विमला देवी गुस्से से कांपने लगी। उन्होंने अपनी उंगली अंजलि की तरफ उठाते हुए कहा, अच्छा, तो अब तुम्हारी जुबान इतनी लंबी हो गई है? अपनी सास को आंखें दिखाती हो? याद रखना अंजलि, अगर कल सुबह तुमने इस घर की चौखट के बाहर कदम रखा तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर कभी लौटकर इस तरफ मत देखना। हमारे लिए तुम मर चुकी होगी। अमित ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए कहा, हाँ अंजलि, माँ ठीक कह रही है। अगर तुम आज हमारी बात नहीं मानोगी तो फिर इस रिश्ते का अंत समझो। एक नौकरी के लिए तुम अपना हंसता खिलता घर बर्बाद कर रही हो। अंजलि ने अमित को देखा, उस पति को देखा जिसके लिए उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत साल कुर्बान कर दिए थे। उसे उम्मीद थी कि शायद आखिरी पल में ही सही अमित उसकी कद्र समझेगा, लेकिन अमित की आंखों में सिर्फ अहंकार था। अंजलि ने एक लंबी और गहरी सांस ली। वह अपने कमरे में गई, अपनी अलमारी खोली और बिना किसी शोर शराबे के अपने कुछ जरूरी कपड़े, अपने पिता की दी हुई डायरी और अपनी डिग्रियों की फाइल एक छोटे से बैग में भर ली। वह वापस ड्राइंग रूम में आई। अपने हाथ की सोने की चूड़ियां और घर की चाबियों का गुच्छा मेज पर धीरे से रख दिया। उसने विमला देवी और अमित की तरफ देखा और कहा, दरवाजे बंद करने की धमकी मुझे मत दीजिए माँ। जिस घर में मुझे रोज जलील किया जाता हो, जहाँ मेरी कोई इज्जत न हो, वहाँ मेरी आत्मा बहुत पहले ही मर चुकी थी। मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ और किसी गुस्से या नफरत में नहीं, बल्कि अपने मरे हुए आत्मसम्मान को फिर से जिंदा करने के लिए जा रही हूँ। अमित ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की और कहा, अंजलि रुको, भावनाओं में बहकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। बाहर की दुनिया बहुत क्रूर है। अकेले एक औरत के लिए रहना आसान नहीं होता। अंजलि ने अपना हाथ पीछे खींचा और मुस्कुराते हुए बोली, दुनिया कितनी भी क्रूर हो अमित, लेकिन इस घर से ज़्यादा क्रूर नहीं हो सकती, जहाँ अपनों के बीच रहकर भी हर दिन घुट घुट कर मरना पड़ता था। घर तब टूटता है जब रिश्तों में सम्मान न बचे, और सच तो यह है
कि इस घर में मेरे लिए सम्मान कभी था ही नहीं। इतना कहकर अंजलि ने मुड़कर देखा और दृढ़ कदमों से घर की चौखट पार कर ली। विमला देवी पीछे से जोर जोर से चिल्लाती रही, जाने दो इसे अमित, मत रोको। 2 दिन में जब बाहर ठोकरे खाएगी, पेट में भूख लगेगी तो खुद भीख मांगती हुई इसी दरवाजे पर वापस आएगी। लेकिन अंजलि ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कदम आगे बढ़ते गए और उसकी आंखों में एक नई सुबह की चमक थी। अंजलि ने शहर के एक कोने में एक छोटा सा साधारण कमरा किराए पर लिया। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। कमरे में न तो सही से फर्नीचर था और न ही सुख सुविधाएं, लेकिन वहाँ एक चीज कूट कूट कर भरी थी और वह था सुकून। अंजलि सुबह जल्दी उठती, अपने लिए खुद चाय और सादा नाश्ता बनाती और फिर गरिमा के साथ साड़ी पहनकर कॉलेज के लिए निकल जाती। जब वह दोबारा कॉलेज के पोडियम में खड़ी हुई तो पहले दिन उसकी आवाज़ थोड़ी कांपी, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ाना शुरू किया, उसकी खोई हुई ऊर्जा और आत्मविश्वास वापस लौट आ गया। छात्र उसकी सादगी और पढ़ाने के तरीके के दीवाने हो गए। अंजलि रात को जब अपने छोटे से कमरे में लौटती तो थकी होने के बाद भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष होता था। अब उसे सुबह उठकर किसी के तानों का डर नहीं था, किसी की कड़वी बातें उसके कानों में नहीं गूंजती थी। उसने अपनी पहली सैलरी से अपने लिए एक छोटी सी नेम प्लेट खरीदी और अपने दरवाजे पर लगाई, प्रोफेसर अंजलि। उस नेम प्लेट को देखकर अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने अपनी खोई हुई पहचान को फिर से हासिल कर लिया है। उसकी मेहनत और लगन को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने कुछ ही महीनों में उसे बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी और पूरे कॉलेज में उसके नाम के नारे लगने लगे। दूसरी तरफ अंजलि के जाने के बाद अमित के आलीशान घर की दीवारें धीरे धीरे ढहने लगी थी। विमला देवी जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती थी, उनसे घर का एक भी काम ढंग से नहीं संभल रहा था। सुबह 4 बजे उठना, चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, यह सब उनके घुटनों के दर्द को और बढ़ा रहा था। उन्होंने घर में काम करने के लिए 2-3 नौकरानियां रखी, लेकिन विमला देवी के कड़क और ताने मारने वाले स्वभाव के कारण कोई भी नौकरानी 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिकती थी। ससुर रमेश जी को समय पर दवाई न मिलने के कारण उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और वे अक्सर अंजलि को याद करके आंसू बहाते थे। अमित जब सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होता तो उसे कभी अपनी शर्ट पर प्रेस नहीं मिलती तो कभी नाश्ते में जली हुई रोटियां मिलती थी, और शाम को जब वह दिन भर की थकान के बाद घर लौटता तो पूरा घर बिखरा हुआ और धूल से भरा मिलता था। घर में चारों तरफ सिर्फ चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और उदासी का माहौल रहता था। अमित को अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि जिसे वहाँ घर में रहकर करती ही क्या हो कहता था, वह अंजलि असल में उस पूरे घर की रीढ़ की हड्डी थी, जिसके बिना पूरा परिवार बिखर चुका था। वह रात को जब अपने खाली कमरे में बैठता तो उसे अंजलि की वो बातें याद आती कि घर पैसों से नहीं, सम्मान से चलता है। उसका अहंकार अब धीरे धीरे टूट रहा था। एक दिन की बात है, एक दिन अमित ने अखबार उठाया और उसकी नज़र मुख्य पृष्ठ पर छपी अंजलि की तस्वीर पर पड़ी, जहां उसे कॉलेज में सम्मानित किया जा रहा था। अंजलि के चेहरे का वो तेज और मुस्कान देखकर अमित की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि उसने एक रत्न को खो दिया था। उसने अपनी माँ विमला देवी के पास जाकर कहा, माँ, बहुत हो गया, हमारा अहंकार हमें ले डूबा है। अंजलि के बिना यह घर घर नहीं बल्कि एक शमशान जैसा लगता है। हमें अपनी गलती माननी होगी और उसे वापस लाना होगा माँ। विमला देवी ने भी अपनी सूजी हुई आंखें और थके हुए हाथों को देखा। उनका सारा घमंड
अब चूर चूर हो चुका था। उन्होंने रोते हुए कहा, हाँ अमित, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपनी बहू को लक्ष्मी नहीं दासी समझा। मुझे समझ आ गया कि घर उसकी सेवा से चलता था। चलो अमित, हम उसे वापस लेने चले गए। अगले दिन शाम को अमित और विमला देवी अंजलि के छोटे से किराए के घर के बाहर खड़े थे। अमित ने कांपते हाथों से दरवाजे की घंटी बजाई। अंजलि ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने ही अमित और अपनी सास को देखकर वह चौंक गई। विमला देवी की आंखों में अब वो पुरानी कड़क या अहंकार नहीं था। उनकी तो आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर अंजलि के दोनों हाथ थाम लिए और रोंदी हुई आवाज में उसे कहा, बहू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हमेशा तुझे ताने दिए, तेरी कद्र नहीं की। लेकिन तेरे जाने के बाद मुझे समझ आया कि तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की आत्मा थी। तेरे बिना तो हमारा पूरा परिवार बिखर गया है। अपनी बूढ़ी माँ की भूल को माफ कर दे अंजलि, और हमारे साथ अपने घर वापस चल। अमित ने भी आगे बढ़कर अंजलि के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में अपनी पुरानी चुप्पी और गलतियों का गहरा पछतावा था। उसने कहा, अंजलि, मैं एक पति के रूप में पूरी तरह नाकाम रहा हूँ। जब मुझे तुम्हारे सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए था, तब मैंने कायरों की तरह चुप रहना चुना और तुम्हें ताने दिए हैं। लेकिन इस अलगाव ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपनी हर गलती की माफ़ी मांगता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि अब तुम्हें उस घर में वो सारा सम्मान, वो सारी खुशियाँ मिलेगी जिसकी तुम असली में हकदार हो। मैं हमेशा साई की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। प्लीज़ अंजलि, एक बार अपने इस अमित को माफ़ कर दीजिए। अंजलि ने दोनों को देखा। अमित और सास की आंखों में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि अपनी की गई गलतियों का एक सच्चा और गहरा पछतावा था। अंजलि का मकसद कभी भी किसी से बदला लेना, अपनी सास को नीचा दिखाना या अपना घर उजाड़ना नहीं था। वह तो सिर्फ अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहती थी और यह साबित करना चाहती थी कि वह एक महिला का वजूद भी कीमती होता है। जब उसने देखा कि उसके परिवार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो अंजलि का कोमल दिल उन्हें देखकर पिघल गया। अंजलि ने आगे बढ़कर अपनी सांस के आंसू पोंछे और अमित के जुड़े हुए हाथों को थाम लिया। उसने बेहद भावुक होकर कहा, माँ जी, अमित, मैंने आप लोगों से कभी भी नफरत नहीं की थी। मैं तो बस अपनी खोई हुई पहचान और इज्जत वापस चाहती थी। मैं घर वापस चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा मकसद परिवार को तोड़ना नहीं था, बल्कि उसे जोड़े रखना है। लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि मैं अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगी भी और घर आकर अपनी जिम्मेदारियां भी संभालूंगी। विमला देवी ने रोते हुए तुरंत अंजलि को अपने गले से लगा लिया और कहा, बहू, तू जो कहेगी हमें सब मंजूर है। अब तू उस घर में सिर्फ बहू बनकर नहीं, बल्कि उस घर की सबसे सम्मानित बेटी बनकर रहेगी। तेरी नौकरी पर पूरे परिवार को गर्व होगा। अमित के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अंजलि ने अपना सारा सामान समेटा और अपने ससुराल वापस लौट आई। लेकिन इस बार ससुराल में जब उसने घर की चौखट पर कदम रखा,
तो वह एक पीड़ित या दबी कुचली बहू के रूप में नहीं थी, बल्कि एक आत्मनिर्भर, सम्मानित और सशक्त महिला के रूप में लौटी थी। विमला देवी ने खुद आगे बढ़कर आरती की थाली से उसका स्वागत किया। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। अंजलि सुबह कॉलेज जाती और अमित उसे खुद अपनी गाड़ी से छोड़ने जाता था। शाम को जब वह लौटती तो उसकी सास विमला देवी उसके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर रखती थी और दोनों सास बहू बैठकर सुख दुख की बातें करती थी। अमित भी अब घर के कामों में हाथ बटाता था और अंजलि के हर फैसले को सम्मान देता था। अंजलि ने अपनी सूझबूझ, धैर्य और दृढ़ संकल्प से न सिर्फ अपने मरे हुए आत्मसम्मान को जिंदा किया, बल्कि अपने बिखरते हुए परिवार को भी एक नई और खूबसूरत जिंदगी दे दी। उसने समाज को यह सिखा दिया कि एक औरत चाहे तो सब कुछ सह सकती है, लेकिन जब बात उसके आत्मसम्मान पर आ जाए तो उसे झुकने के बजाय अपनी ताकत को पहचान कर उठ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसका सम्मान कभी नहीं करती है। दोस्तों, कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो जरा सी भी, और आपको भी लगता हो कि हर घर में बहू का आत्मसम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए, तो इस वीडियो को आप लाइक और अपने दोस्तों को और परिवारजनों को शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक, दिल को छू लेने वाली हिंदी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल सिमी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर हमें अपना प्यार जरूर दीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।